हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आर्य मानसी पर स्वागत है। ये आपकी 5वीं कक्षा है। इस कक्षा में मूल अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। मूल अधिकारों में क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है और क्या क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। अगर मूल अधिकारों की बात करने से पहले आपके 2022-23 के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए उन पर भी चर्चा करेंगे। यानी कि आपको विस्तार से पढ़ना होगा और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर भी देखना होगा, क्योंकि मूल अधिकार अपन को सिंपल लगते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं किस तरह से पूछे जाते हैं उस पर आपको ध्यान देना होगा। मैं मूल अधिकारों से जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2022-23 में सेकंड ग्रेड जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा थी उसमें पूछे गए थे, उनके बारे में बात कर रहा हूं, उनको आपको देखना है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था संविधान के अनुच्छेद 17, यानी कि जो आपके अनुच्छेद 17 है संविधान का, यानी कि समानता का जो अधिकार है उसका है, ये अस्पृश्यता का जो अंत है इसका अनुच्छेद है। ये पूछा गया था आपके एसएसटी सामाजिक के विषय के पेपर में, जीके वाले में। तो इसमें पूछा गया था अनुच्छेद 17 के अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली का को, यानी कि विधि के अनुसार दंडनीय, यानी कि कोई अस्पृश्यता का उपयोग करता है, यानी कि अस्पृश्यता का उल्लंघन करता है तो उसको दंड देने के लिए, यानी कि शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए संसद को विधि बनाने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इनका एक ही जवाब है, इनका मुकाबला एक ही तरह से कर सकते हैं, वो है इनको छोड़ दो, इनको हाथ ही नहीं लगाना। यानी कि ये क्वेश्चन ऐसा है जिनको एग्जामिनर इसलिए देता है कि अभ्यर्थी इनको करे और माइनस मार्किंग में जाए। तो ऐसे क्वेश्चनों को, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर है 35 क सेकंड। अब इसका एक ऑप्शन में एक और आंसर था 35 क और फर्स्ट भी था इसका, यानी कि ये क्वेश्चन ऐसे ही बहुत कठिन था तो इनको ऑप्शन भी इस तरह से कठिन वाले दे दिए। यानी कि इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपके आ जाए तो इनको बिल्कुल छोड़ दे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको जो अपन को 5 प्रश्न जो क्वेश्चन होते हैं उनको छोड़ना ही पड़ता है, तो उनको छोड़ना आपकी जिम्मेदारी है, यानी ऐसे क्वेश्चनों को आपको चाटना है। तो ठीक है, यानी किसमें अनुच्छेद 35 क यानी सेकंड में इसको दिया हुआ है, इसका आंसर आरपीएस ने इसका आंसर सही है माना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि आपको समझना है क्वेश्चनों को मूल अधिकारों के बारे में। स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शब्द से शामिल नहीं है। अब देखो यहाँ पर आपको समझना है स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आपके दिया हुआ है, वो 19 में दिया हुआ है। 19 में 6 स्वतंत्रता दी गई है। अब आपको 6 की 6 स्वतंत्रता आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूं तो आपके पहले 7 स्वतंत्रता दी, लेकिन उसमें संपत्ति की जो स्वतंत्रता थी उसको खत्म कर दिया। यानी कि स्वतंत्रता में अगर बात करूं, देखो यहाँ समझना, आपको यहाँ समझना ये है कि 7 मूल अधिकार थे, 7 मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया तो कितने अधिकार बचे? 6। इसी तरह स्वतंत्रता भी 7 थी, नहीं स्वतंत्रता के भी 7 थी, लेकिन उनमें से 7 में से 1 को हटा दिया, हटाने के बाद में कितनी बची? 6। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसमें जो 6 स्वतंत्रता थी, जो स्वतंत्रता के मूल अधिकार में जो स्वतंत्रता थी अनुच्छेद 19 में, उनमें से इनमें से कौन से शामिल नहीं है? तो आपके 4 ऑप्शन थे, संघ बनाने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर आपके 4 दिए हुए थे, ये आपको यहाँ पर मैं आगे पढ़ाऊंगा, विस्तार से आपको देखना है। तो आप देखोगे अंतःकरण की जो स्वतंत्रता है वो तो आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के तहत है, न कि स्वतंत्रता के अधिकार के तहत। तो ये तीनों तो आपको है इसमें, लेकिन जो अंतःकरण की स्वतंत्रता ये तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसको ये आपका आंसर सही था। ठीक है, यानी कि शामिल नहीं है कौन सा? अंतःकरण का। अब आगे देखिए, सुमिलित कीजिए पूछा गया था, यानी कि आपको यहाँ समझना है कि पढ़ना किस तरह से है। अब देखो यहाँ पर मिलान वाला था, जो मैंने यहाँ पर मिलान करके लिख दिया। एकांतता का अधिकार, यानी कि एकांतता का अधिकार का मतलब यह है कि जीवन का जो अधिकार होता है वो एकांतता का अधिकार, यानी कि जैसे पर्यावरण का अधिकार है, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है, यानी कि एक तरह से निर्बाध जो एक तरह से रहने का अधिकार है वो है अनुच्छेद 21 के तहत। शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21(a) के तहत। मानव दुर्व्यापार पर प्रतिबंध का जो अनुच्छेद 23 पर, अब 24 पर कौन सा है आपको पता होगा, उसको आपको देखना है। जिसे मानव दुर्व्यापार का जो है वो अनुच्छेद 23 पर है, लेकिन जो आपके बाल श्रम का है वो अनुच्छेद 24 पर है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, उम्मीदवारों के पूर्व आचरण के संबंध में जानने का मतदाता का अधिकार। अब इसको यहाँ पर देखना है आपको। यहाँ पर दिया हुआ है कि उम्मीदवारों को, यानी कि जैसे अभी आपने देखा होगा कोई भी चुनाव होगा, चुनाव से पहले जितने भी उम्मीदवार हैं वो अपने बारे में बताते हैं, यानी कि वो सार्वजनिक, यानी कि जो चुनाव आयोग को अपना डेटा सौंपते हैं कि हमारे पास इतनी संपत्ति है, हमारे ऊपर इतने केस है, हमारे पास इतने जायदाद है, उस सबके बारे में वो अपना जो डाटा देते हैं ताकि उम्मीदवारों को जानने का अधिकार मिले। तो किस में है ये? अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत ए में है। ये तरह से आपकी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अब यहाँ आपको ध्यान देना है क्वेश्चन के ऊपर, किस तरह से आपको पढ़ना है, किस तरह से आपको विस्तार से पढ़ना है, ताकि आपका क्वेश्चन एक भी बार नहीं जाना चाहिए। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 15(1)
15 एक राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिबंध करता है, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी कि विभेद का प्रतिबंध करता है। अब यहां मैं आपको दिखा रहा हूं, आपने ध्यान से पढ़ा होगा कि जैसे अनुच्छेद 14 है, समानता का जो अधिकार है वो आपके अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, लेकिन यहाँ आपके अनुच्छेद 14 है, 14 में दिया हुआ है कि विधि की समक्ष समानता, और 15 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। केवल यहाँ आपके 5 शब्द दिए हुए हैं, यानी कि धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर आपसे किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जा सकता। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 15 के राज्यों को अपने नागरिकों के साथ कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिबंध करता है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखो धर्म है आपके, देखो यहाँ पर धर्म है, सही है। आपके नस्ल है क्या है? आपके नस्ल है। आपके जो मूलवंश हुआ ये भी आपकी नस्ल है। भाषा नहीं है, यहाँ पर देखो आप भाषा बिल्कुल भी कहीं भी नहीं दे रखी आपकी। और जन्म स्थान भी है आपके, देखो यहाँ पर जन्म स्थान दे रखा है। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपके साथ किसके भाषा और निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। संविधान इस बारे में अनुमति देता है कि कोई भी व्यक्ति आपकी भाषा के साथ, जैसे आप दक्षिण भारत में जाओ, तमिलनाडु में आप वहां हाड़ौती बोलोगे, हाड़ौती मारवाड़ी बोलोगे, तो वहां आपके साथ भेदभाव किया जा सकता है। इसके बारे में आपके न्यायालय में कुछ भी आप वाद दायर नहीं कर सकते, आपके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा, क्योंकि जो आपका अधिकार है केवल 5 आधारों पर ही आपके साथ करता है। तो 5 आधार आपको ध्यान रखने हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब किया गया था? 1950 में। इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए थे, यानी कि इसके बाद साथ हम ये भी देखेंगे कि आपको विस्तार से पढ़ना होगा, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं मूल अधिकार के बारे में। ये क्वेश्चन देख लिए, एक क्वेश्चन आपके 2022-23 के थे, बाकी आपके 2018 के जो दिए हुए हैं हमने, 2013 के दिए हुए हैं। लगभग सभी तरह के क्वेश्चन हमने आपको दे रखे हैं ऐप पर, वहां पर आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो मूल अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं। मूल अधिकार आपके संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 दिए हुए हैं। ये सबको पता होगा, जो बेसिक जो नई तैयारी कर रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं कि मूल अधिकार कौन से भाग में, कौन से अनुच्छेद में। तो 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद में है। इनको भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा। और भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब अलग अलग समितियां थी संविधान सभा में, अलग अलग समितियां थी जिन्होंने अलग अलग काम किए। जैसे प्रारूप समिति थी, उन्होंने संविधान का एक तरह से उसकी रचना को तैयार किया। इसी तरह मूल अधिकारों के लिए जो समिति बनी थी उसका नाम क्या था? तो मूल अधिकारों के लिए जो समिति बनी थी उसका नाम था सरदार, जो उसके जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके अध्यक्ष थे। लेकिन जो मूल अधिकारों की जो समिति थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जो गठित हुई थी, तो उनको सलाह देने के लिए एक उप समिति का गठन किया गया। यानी परामर्श देने के लिए इस समिति को, किसको? मूल अधिकारों की समिति को परामर्श देने के लिए, सलाह देने के लिए एक उप समिति का और गठन किया गया। यानी कि मूल अधिकारों के परामर्श हेतु एक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे, परामर्श समिति के उप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। अब हम 12 से लेकर 35 तक आपके जो मूल अधिकार है उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। यानी कि 12, 13, 14, 15, क्योंकि यहाँ से आपके एक जो भी पढ़ा है आपके एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, ठीक है। अगर बात करूँ आपके अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 12 में आपके राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है कि राज्य है क्या। यानी कि अगर बात करो तो राज्य क्या होता है, अगर मैं राज्य की बात करूं, राज्य में कौन कौन सम्मिलित है? जैसे आपके भारत देश सम्मिलित है, राज्य सम्मिलित है, आपके निगम संस्थाएं सम्मिलित है, आपके जो कंपनियां हैं वो सम्मिलित है। तो राज्य शब्द का यहाँ पर परिभाषित किया गया है इसमें अनुच्छेद 12 में। ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। यानी कि राज्य शब्द की परिभाषा कहाँ मिलती है? आपके अनुच्छेद 12 मिलती है। इसके बाद में अनुच्छेद 13 में आपके मूल अधिकारों को, यानी कि मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय को एक प्रहरी बनाया गया है। जैसे मान लीजिए आपके कोई आप किसी सोसाइटी में रहते हो, सोसाइटी में आप कोई चौकीदार नियुक्त करते हो, तो इसी तरह से मूल अधिकारों के जो प्रहरी बनाया गया है वो न्यायालय को यहाँ पर बनाया गया है। कहां पर? अनुच्छेद 13 के तहत। यानी कि मूल अधिकारों को सजग प्रहरी बनाया गया है, न कि अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखना है। 32 में अलग है, 32 में तो रिटों का प्रावधान है, उसमें तो परामर्श है, जो अधिकार पर्चा है वो अलग है, वो रिट है। लेकिन मैं यहाँ पर अनुच्छेद 13 की बात कर रहा हूँ, इस पर थोड़ा ध्यान देना आप, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपके, ठीक है।
आने की संभावना है, आएगा क्या अब मैं तो नहीं कह सकता हूं आएगा, लेकिन आने की संभावना बिल्कुल रहती है, क्योंकि आपको न्याय पर ध्यान देना है। तो अनुच्छेद 13 के तहत न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी जिसे संसद या विधानसभा कोई भी कानून बनाती है, तो अगर वो कानून मूल अधिकारों को कम करते हैं या उनमें कटौती करते हैं या मूल अधिकारों से वो असंगत होते हैं, यानी कि उनसे मेल नहीं खाते, तो न्यायालय उन कानूनों को क्या कर सकता है, उनको हटा सकता है, उनको निरस्त कर सकता है। इस तरह से मूल अधिकारों की रक्षा करता है यहाँ पर एक तरह से उसको, यानी कि इसमें विधि की परिभाषा मिलती है। किसमें? अनुच्छेद 13 में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है और 12 में आपके राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। तो विधि शब्द को परिभाषित किया गया है, तो इसमें ही न्यायिक पुनर्वलोकन शक्ति प्राप्त होती है न्यायालय को, यानी कि न्यायालय किसी भी कानून का पुनर्वलोकन देख सकता है, अपने आदेश को भी देख सकता है। ऐसा नहीं कि न्यायालय ने का जो आदेश दिया वही सर्वमान्य, न्यायालय अपने आदेश का भी दोबारा आदेश उसका कर सकता है और उसका फैसले को दोबारा पढ़ सकता है। न्यायालय जो भी आदेश देता है उस प्रत्येक आदेश की, यानी कि जैसे मैंने बोल दिया जी, तो जी भी वहां लिखाई में आएगा। यानी कि न्यायालय अपनी कुर्सी में बैठने के बाद में अगर वो बोलेगा कि हुक्म है तो हुक्म भी आएगा, वो बोलेगा उसको बुलाया जाए तो भी लिखाई में आएगा। यानी न्यायालय की प्रत्येक बात रिकॉर्ड होती है और उस रिकॉर्ड की बात को बाद में न्यायालय के आधार बनाया जाता है। जैसे केशवानंद भारती विवाद, बहुत से विवाद जिनके बारे में फिर बाद में विस्तार से बनेंगे। यानी कि न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति जो प्राप्त होती है, जो न्यायालय को कहां से प्राप्त होती है? अनुच्छेद 13 से प्राप्त होती है। यानी न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति है, भारतीय संविधान में बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन यहां से न्यायालय ने इसको ग्रहण किया, यानी कि मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए। तो दो अनुच्छेद आपको समझ में आ गए, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। अब इसके बाद में बात करते हैं समानता का अधिकार, यानी कि अधिकारों की शुरुआत करते हैं। अधिकारों को किस तरह से पढ़ना है, इनकी शुरुआत करते हैं। पहला अधिकार है समानता का अधिकार। कौन सा समानता का अधिकार? ये आपके अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, ठीक है। अब यहां समझना, अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आप राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या आम नागरिक हो, भिखारी हो या लंगड़ा हो, लूला हो, कोई भी हो, वो सभी कानून के समक्ष समानता है, यानी कि सभी को समानता है, यानी कि उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति में क्या है, सबको व्यक्ति को प्राकृतिक न्याय का अधिकार है। जैसे रूसो ने कहा, आपको सामाजिक में पढ़ाया था, मैंने पूरा कोर्स कराया था सामाजिक का पूरा कोर्स करने के बाद में बताया था कि प्राकृतिक न्याय का अधिकार है, कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय एक तरह से प्राकृतिक न्याय का अधिकार है। तो प्राकृतिक न्याय या नैसर्गिक न्याय इसी में ही समाहित है, लेकिन सभी को समानता का अधिकार है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से मूल अधिकार में प्राकृतिक न्याय की बात की गई है या नैसर्गिक बात की गई है। अगर मैं यहाँ बात करूं, नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक। अगर मैं यहाँ लिखूं मानवीय या कृत्रिम, कृत्रिम को बोलते हैं मानवीय और नैसर्गिक को बोलते हैं प्राकृतिक, ठीक है। यहां से आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है, यानी कि विधि के समक्ष समानता, प्राकृतिक न्याय की बात इसमें ही की गई है। लेकिन साथ में इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ अपवाद है। मैंने कहा कि सभी व्यक्तियों को, लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। अपवाद कौन कौन से हैं? नंबर 1, संसद के जो सदस्य है, सांसद, वो संसद में बोलते समय उनको कुछ विशेष छूट है, यानी कि वो संसद में कुछ भी बोले, कुछ भी अपशब्द बोले तो उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। जैसे आपको पता होगा, एक बार संसद में कुछ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया था कुछ संसद सदस्य द्वारा, तभी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इसी तरह विधानसभा में कोई विधायक बोलेगा तो विधानसभा के अंदर कोई भी बात बोली गई उसके ऊपर उस बात के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। विदेशी देशों के जो राजदूत है या जो शासनाध्यक्ष है, उनके विरुद्ध भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। उनको इसी तरह से राष्ट्रपति, राज्यपाल को भी कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त है। तो कुछ अपवाद ही इनको आपको ध्यान रखना है। इसी तरह अपवाद आपके अनुच्छेद 31 भी है, इसके बारे में बाद में बात करूंगा जब ये अनुच्छेद आएगा तब, ठीक है। इसके बाद में अनुच्छेद 15 आपको मैंने अभी बताया। इसमें कहा गया है कि धर्म के आधार पर मूलवंश, यानी कि मूलवंश का मतलब आपका वंश क्या है, जैसे आपका गोत्र है, आपका नस्ल है, आपकी जो जाति है, उसके आधार पर मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आपका विभेद का प्रतिबिंब करता है। यानी कि आप इसके आधार पर कोई आप क्या नहीं कर सकते, आप कोई असमानता का व्यवहार नहीं कर सकते। अगर आपने धर्म के आधार पर कोई असमानता का व्यवहार किया तो आपको जेल जाना पड़ेगा। न्यायालय आपको 100% आपको क्या देगा, आपको जेल देगा। लेकिन भाषा और निवास स्थान के आधार पर आप भेदभाव कर सकते हैं, इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। इसी
तरह अब यहाँ पर आपको 15 जो है इसमें 15(3) और 15(4) आपको ध्यान रखना है। 15(3) में कहा गया है कि महिलाओं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करेगा। किसके लिए? यानी कि विशेष प्रावधान जैसे भेदभाव के लिए, जैसे महिलाओं बच्चों के लिए, जैसे जाति, लिंग, जन्म स्थान, धर्म के आधार पर कुछ राज्य कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है इनके लिए। इसी तरह 15(4) में कहा गया है सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए, यानी SC ST OBC पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी विशेष प्रावधान कर सकता है राज्य। ये यहाँ पर ध्यान रखेगा। ठीक है, अब अनुच्छेद आपके 16 है। 16 में कहा गया है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन, न्याय शब्दों को पकड़ना है, आपको दिमाग में बैठाना है। लोक नियोजन का मतलब ये है कि जिसमें, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक चीज लिखूं, देखो न्याय सुनो, न्याय सुनना मेरी बात। न्याय लिखा मैंने 16 लिखा। अब 16 का मतलब है स। अब मैंने न्याय लिखा सरकारी, क्या है? सरकारी। सरकारी में क्या है? स। तो आप एक बात ध्यान रखना है, लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरी, सरकारी उपक्रम, यानी कि 16 में सरकारी, दोनों में स है, तो इससे आपको दिमाग में बैठ जाएगी कि 16 में सरकारी है, 16 में स है, सरकारी में स है। लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी, यानी कि सरकारी अवसर में समानता, यानी कि प्रत्येक व्यक्तियों को सरकारी नौकरी में अवसर की समानता होगी। किसी को किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समानता का अधिकार होगा। लेकिन राज्य में कुछ अपवाद है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपवाद किए गए हैं अनुच्छेद 16(4) के तहत पिछड़े वर्गों के लिए, यानी कि SC ST OBC इन वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। यहाँ पर क्या किया गया है? भेदभाव किया गया है, समानता का उल्लंघन किया गया है, लेकिन इस अनुच्छेद को जोड़ दिया गया। अब जोड़ने के कारण संविधान में शामिल हो गया, तो एक तरह से उल्लंघन नहीं हुआ, यह अपवाद हुआ। यानी कि जो आपने जो SC ST OBC को जो आरक्षण मिलता है वो अनुच्छेद 16(4) के तहत सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलता है। इसके बाद में 16(6) को भी जोड़ा गया। इसमें 103वां संशोधन किया गया, 103वां संविधान संशोधन किया गया 2019 में। इसके द्वारा AWS यानी कि जो सामान्य, जो पिछड़े वर्ग हैं, सामान्य यानी कि जनरल व्यक्ति के, जो कैटेगरी के व्यक्ति है, जो पिछड़े हैं आर्थिक दृष्टि से, उनके लिए भी 10% का जो आरक्षण किया गया वो किसके द्वारा किया गया? 16(6) के तहत इसमें किया गया। किसमें? 16(6) में 103वें संविधान संशोधन के द्वारा 2019 के द्वारा इसमें किया गया। इस तरह से आपको यानी कि जो नौकरियों में जो आरक्षण, सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण था वो 16 में था। किसमें था? 16 में था। तो 16 में आपको लोक नियोजन में अवसर समानता, 16(4) में क्या किया गया आपको पता है, 16(6) में किया गया। अब ये 16(4) है, अब 16(4) है तो इसमें अलग अलग किया गया। तो अनुच्छेद आपको पता होगा, आगे पढ़ेंगे, अनुच्छेद 340 में कहा गया है कि जो पिछड़े वर्ग हैं, जैसे OBC समुदाय है, उनके लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा, यानी कि उनकी सामाजिक आर्थिक दृष्टि का अध्ययन करने के लिए 340 के तहत एक आयोग का गठन किया जाएगा। तो इसके लिए सर्वप्रथम एक आयोग का गठन किया गया, यानी कि पहला जो पिछले वर्गों के लिए जो आयोग का गठन किया गया वो किया गया प्रथम आयोग था काका कालेकर आयोग। कब किया गया? 1953 में इसका गठन किया गया। उसके बाद में जो दूसरा आयोग का गठन किया गया वह VP मंडल के का गठन किया गया। इसका गठन किया गया 1979 में, जनता सरकार के समय इसका गठन किया गया था। तो ये चीजें आपको यहाँ पर समझ में आएगी। इसके बाद में यानी कि हमने अभी तक अनुच्छेद 12, 13, 14, 15, 16 देख लें। अब आगे देखते हैं 17 भी देखते हैं, 18, इनके पूरे अनुच्छेदों को अपन को आराम से पढ़ना है ताकि आपका एक भी चीज यहाँ से बाहर नहीं जाए। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 17 का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि इस अस्पृश्यता का अंत में अगर कोई अस्पृश्यता का दोषी है तो संसद उसके तहत विधि बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है। ये क्वेश्चन आपके 2022 में पूछा गया था। ये 35 क सेकंड के तहत इसका अधिकार है। अब अस्पृश्यता के लिए संसद ने अलग अलग कानून बनाए थे। पहला कानून बनाया था 1955 में, इसका नाम था अस्पृश्यता निषेध निरोध अधिनियम। इसमें एक बार संशोधन किया गया था, वो था 1976 में, और इसका नाम नया दिया गया, उसका नाम था सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, इसका नाम दिया गया। इसके बाद में आपका अनुच्छेद है 18, यानी कि इसमें कहा गया है उपाधियों का अंत, यानी कि किसी भी कोई भी राज्य कोई भी देश किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं देगा, केवल 2 उपाधियों को छोड़कर। कौन कौन सी? सेना की उपाधि और शैक्षिक सम्मान की उपाधि के अलावा राज्य कौन सी भी उपाधि नहीं देगा। इस उपाधि के चक्कर में जो आपके भारत रत्न है या पद्म विभूषण है या पद्मश्री है, इन जो ये मामला
कोर्ट में चला गया था कि ये उपाध्याय है या नहीं है। तो इनकी जो शुरुआत की थी 1954 में पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की थी। बाद में 1989 में देसाई सरकार यानी कि मोरारजी देसाई सरकार ने इन उपाध्यायों को हटा दिया था, इनके खत्म कर दिया था। बाद में ये मामला कोर्ट में चला गया था। बाद में ये मामला जब कोर्ट में गया, इसका नाम था, जो ये विवाद था उस विवाद का नाम था बालाजी राघवन बनाम भारत संघ विवाद। 1996 की बात है, तब ये विवाद चला गया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भारत सरकार इन उपाधियों को दे सकती है, लेकिन जिन भी व्यक्तियों को यह उपाधि मिलेगी वो अपने नाम के साथ इन उपाधियों का प्रयोग नहीं कर सकता। तभी ये निर्देश मिले गए हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे या अपने पीछे, गाड़ी के पीछे यानी किसी भी मकान पे कोई भी अपनी इन उपाधियों का प्रयोग नहीं कर सकता। तब जाके अब ये प्रत्येक वर्ष ये उपाधि दी जा सकती है, यानी कि ये संविधान के अनुसार है, कोर्ट ने इसके अलाउ कर दिया। ठीक है, अगला जो अधिकार है ये आपके समानता का अधिकार हो गया। समानता का अधिकार आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ये चीजें इसमें हैं। अगला अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। पहला अनुच्छेद है 19A में आपके 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। अब आपको इनकी जो 6 स्वतंत्रताएं थी, इनकी जब संविधान लागू हुआ तब 7 स्वतंत्रताएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 6 स्वतंत्रताएं हैं। उन 6 स्वतंत्रताओं को आपको ध्यान रखना होगा। मैंने नोट्स में इनको याद कराने की ट्रिक आपको बता दी है, आप वहां पर जाकर जरूर देख लीजिए। लेकिन मैं एक चीज और बताऊंगा आपके यहाँ पर, जैसे 29(1) में कौन सी है? वाक व अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। क की जगह आपके ए भी आ सकता है, ठीक है, आपके ख की जगह बी भी आ सकता है, आपके ग की जगह आपके सी भी आ सकता है। यानी कि आप इंग्लिश जब आपके क्वेश्चन आते हैं पेपर में तो आपके हिंदी अनुवाद भी आता है और अंग्रेजी अनुवाद भी आता है। तो आप क या मध्य की ए बी सी भी देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि आपको वहाँ ए बी सी मिलेगा इंग्लिश में। अगर इंग्लिश आपकी मीडियम है तो ए में है वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, ख में शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता और ग में है संगठन या सहकारी बनाने की स्वतंत्रता। पहले संगठन की ही थी, लेकिन बाद में सहकारी बनाने की स्वतंत्रता भी इसमें शामिल कर दी गई, क्योंकि 97 में संविधान संशोधन किया गया। 97 में संविधान संशोधन के माध्यम से सहकारी को भी मूल अधिकार बनाया गया। ठीक है, सहकारी बनाने का अधिकार पहले मूल अधिकार नहीं था, लेकिन 97 में संविधान संशोधन के द्वारा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण दिया गया था 103 संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। इसी तरह सहकारी बनाने का जो मूल अधिकार है वो कब शामिल किया गया? आपके 97 में संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। और सहकारी कौन सी विषय का विषय है? ये आपके राज्य सूची का विषय। इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है। पढ़ना एक बार है, लेकिन अच्छे से पढ़ना है, ताकि आपको दूसरी बार कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहे। जो पढ़ा है उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए। ठीक है, अगला है ग घूमने फिरने का अधिकार, और ड है निवास और बसने का अधिकार यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, और च है संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, और च है व्यापार व्यवसाय करने का अधिकार। अब मैंने कहा कि आपको एक स्वतंत्रता खत्म कर दी गई थी, उसका नाम था च, यानी कि च को अपन बोलते हैं एफ। क्या बोलते हैं इसको? एफ भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो संपत्ति अर्जित करने का जो स्वतंत्रता थी वो संविधान में हटा दी गई थी, इसको बोलते हैं एफ। अब एफ से क्या होगा? एफ से अगर आप बोलो, एफ का मतलब होता है फिनिश। क्या होता है? फिनिश, यानी कि एफ को हटा दिया गया, पर एफ से फिनिश, इसको फिनिश कर दिया गया। इसके बाद में आपके अनुच्छेद 20 में कहा गया है अपराध के लिए 2 सिद्धि में संरक्षण, यानी स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसमें चल रहे हैं कि अपराध के लिए 2 सिद्धि में संरक्षण, यानी कि उसको संरक्षण में 3 तरह का संरक्षण मिलेगा अपराध के लिए। यानी कि नंबर 1 तो ये कि कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। कार्योत्तर विधियों का मतलब जो वर्तमान में जो विधियां हैं उनके अनुसार उसको दंड मिलेगा। यानी कि जो अभी जैसे मान लीजिए बहुत से पेपर लीक जो सरगना है, पेपर लीक कर दिया, लेकिन पेपर लीक का कानून बाद में बना, तो उन कानूनों के अनुसार उसमें कार्रवाई नहीं होगी। उस समय के जो कानून थे, जैसे मान लीजिए आज मैंने मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आज 2024-25 में पेपर लीक किया। अब पेपर लीक करने के बाद में सरकार कानून बनाती है 2026 में, तो कानून उस 2026 के अनुसार नहीं, 2024 के कानून के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है, तो यानी कि जिस समय का कानून है उसी कानून के अनुसार ही उस पर कार्रवाई होगी। यानी कार्योत्तर विधियां, यानी कि अपराध के 2 सिद्धि में संरक्षण में 3 तरह का संरक्षण का प्रदान किया जाएगा। कितने संरक्षण? 3 तरह के। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, मैं पढ़ा रहा हूं लेकिन यही क्वेश्चन बन रहे हैं। आपको 3 संरक्षण आपको ध्यान रखना है, यानी कि आपको अनुच्छेदों में 3 तरह के संरक्षण आपको याद रखने हैं। स्वतंत्रता आपको याद रखनी है, कौन से वाद में क्या कहा गया ये भी आपको याद रखना है। यानी कि आपको एक एक चीज यहां पर याद रखनी है, यानी कि जिस चीजें पढ़ा रहा हूं उन पे आपको क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, हर एक चीज पर आपको क्वेश्चन बना हुआ है। इसकी दूसरी है
दोहरे दंड से संरक्षण, यानी कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता। और तीसरा है स्वयं के विरुद्ध साक्षी, यानी किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध जबरन उसको साक्षी नहीं बनाया जा सकता। तो 3 तरह का इसमें संरक्षण दिया गया है। और अनुच्छेद 21 में है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का, प्राण, दैहिक का संरक्षण का अधिकार है। अब इस जो अनुच्छेद 21 है, इसमें एक बार संशोधन किया गया 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में। इसमें कहा गया कि अब अगर राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है तो अनुच्छेद इसमें जोड़ा गया, अनुच्छेद 359 में जोड़ा गया कि इस आपातकाल को अनुच्छेद 21 को अब क्या निरस्त नहीं किया जा सकता, यानी कि इस आपातकाल को क्या निरस्त नहीं किया जा सकता। ये यानी कि आपातकाल लगाने के बाद में भी अब ये जो अनुच्छेद 21 है, कौन सा भी आपातकाल लगाओ ये निरस्त नहीं होगा। कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किया गया? 359 अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया। इसमें ही अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में। ये बताना जरूरी है क्योंकि बहुत से बच्चों के सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनको याद रखना है कि शिक्षा का अधिकार कहाँ किस में है, 21 का में है, कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 के तहत इसको जोड़ा गया। ये संशोधन आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अगला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अब गिरफ्तारी और निरोध 2 शब्द हैं यहाँ पर, गिरफ्तारी भी होती है और निरोध भी होता है, यानी कि 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। गिरफ्तारी का मतलब सामान्य दंड के द्वारा जो गिरफ्तारी होती है, यानी कि किसने अपराध कर दिया उसके बाद में गिरफ्तारी। और निरोध का मतलब होता है कि अपराध करने से पहले ही उसकी गिरफ्तारी, यानी कि उस पर संशय, जैसे आपको पता होगा रोलेट एक्ट क्या था, उसमें भी ये था कि किसी के व्यक्ति को आधार पर संशय हो जाए तो उसको पकड़ लो। तो निरोध का मतलब ये है कि जैसे कुछ असामाजिक तत्व है जिन पर आतंकवादी है तो उनको दंड, कोई अपराध करने से पहले उनको गिरफ्तार करके उनको दंड देना, उनको बोलते हैं निरोध। इसमें तो गिरफ्तार में क्या होता है कि गिरफ्तार व्यक्ति जब करते हैं तब जब उसने अपराध किया, और निरोध में अपराध करने से पहले, यानी कि 2 तरह की इसमें विधियों 2 प्रकार का प्रयोग किया गया है, सामान्य दंडिक विधि और निवारक निरोध विधि। अब निवारक निरोध विधि में क्या है? नहीं, किसी भी व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर लोगे नहीं, कर सकते हो, लेकिन उसके लिए 4 दशाओं का उल्लेख आवश्यक है। और वो 4 दशाएं आपको याद होनी चाहिए कि निवारक निरोध किन दशाओं में, 4 परिस्थितियों में ही किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर सकते हो। उन 4 दशाओं को भी पढ़ेंगे क्योंकि आपको पूछ सकता है, क्योंकि एग्जाम बहुत आपका लेवल का बढ़ रहा है, तो आपको अपना लेवल भी बढ़ाना होगा। ठीक है। अब किसी भी व्यक्ति को आप निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार करोगे तो केवल 3 महीने तक ही गिरफ्तार कर सकते हो, यानी कि 3 महीने तक ही उसको गिरफ्तार कर सकते हो। लेकिन 3 महीने से अधिक आप उसको गिरफ्तार करना चाहते हो निवारक निरोध अधिनियम के तहत, यानी कि बिना किसी अपराध के उसको जेल में रखना चाहते हो, तो 3 महीने ज्यादा रखना चाहते हो तो 3 महीने के बाद में उसको सलाहकार बोर्ड के सामने प्रस्तुत करना होगा। और सलाहकार बोर्ड कौन होगा? सलाहकार बोर्ड का जो अध्यक्ष होगा उसमें हाई कोर्ट का न्यायाधीश या उसका न्यायाधीश रह चुका हो या न्यायाधीश पद की योग्यता रखता हो, वही व्यक्ति उसका सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष होगा। अगर वो सलाह देगा कि हाँ इसको रखो, तब उस व्यक्ति को उसकी जो निवारक निरोध की जो अवधि है उसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कम से कम अधिकतम कितनी होगी? 3 माह तक ही होगी, लेकिन सलाहकार की बोर्ड की सिफारिश पर इसको बढ़ाया जा सकता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और जो प्रथम निवारक निरोध अधिनियम बनाया गया था 1950 में बनाया गया था, ये 1959 में समाप्त किया गया था। अब 4 आधार आपको ध्यान रखना है कि निवारक निरोध अधिनियम के 4 आधार है जिनके आधार पर निवारक निरोध के अधिनियम के तहत व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। कौन कौन सा आधार है? नंबर 1, किसी व्यक्ति से राष्ट्रीय एकता व अखंडता का खतरा हो। दूसरा, उससे राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा हो। तीसरा, समाज में सांप्रदायिक सौहार्द को खतरा हो। चौथा, लोक सेवाओं की आपूर्ति को खतरा हो। इन 4 आधारों के आधार पर ही किसी व्यक्ति को निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है। अब है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आपके स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। अगला अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपके 23-24 में है। यहाँ पर ध्यान देना, पहला मानव आएगा उसके बाद में बच्चा आएगा। पहले मानव आएगा उसके बाद में बच्चा आएगा, तो पहले मानव की बात करेंगे। 23 में मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात्कार श्रम, 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है। यहाँ शब्दों पर आपको ध्यान देना है। मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात्कार श्रम, 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है। जबकि अनुच्छेद 24 में केवल बाल श्रम निषेध, यानी कि बालकों के श्रम के निषेध का प्रयोग हुआ है। ये आपके 14 वर्ष से जो कम वर्ष के आयु के बच्चे उनके लिए प्रयोग हुआ है। इसके लिए आपको पता होगा अनुच्छेद 39 में, यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व है उनमें इसका विस्तार रूप से इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है।
अगला जो अधिकार है इनको ध्यान रखना कि आपको पूछा गया है मानव दुर्व्यापार का जो किस में है, इसमें ही है, बेकार किस में है, बलात्कार श्रम क्या है। अब बेकार क्या होता है? बेकार का मतलब ये होता है, आप समझ लो, बेकार का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति से काम करा लो और उससे उसको तनख्वाह भी मत दो, बिना तनख्वाह के बिना वेतन के काम करवाना, जबरदस्ती। इसी तरह बलात्कार श्रम का मतलब जबरदस्ती, यानी कि दोस्त आज के उसको मारपीट करके बलात्कार श्रम में जोर जबरदस्ती काम करवाना। और बेकार का मतलब है बिना पैसे दिए काम कराना, ठीक है। और बाल श्रम का जानते ही हो आप। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपके 25 से लेकर 28 तक है। अब 25 से जो अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को, कोई भी व्यक्ति हो, यहाँ ध्यान देना, अंतःकरण की स्वतंत्रता है, सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता है कि कोई भी व्यक्ति अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी इष्ट देव के अंतःकरण की पूजा कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को मान सकता है, अंतःकरण की किसी भी व्यक्ति को मानने की, आचरण करने की और प्रचार करने की। 4 शब्दों का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, ध्यान देना कि प्रत्येक व्यक्तियों को अंतःकरण के मानने की, आचरण करने की, प्रचार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। लेकिन अब इस पर प्रतिबंध कब लग सकता है, यानी कि यहाँ पर ध्यान देना, ये आरएस में कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि धार्मिक स्वतंत्रता के प्रतिबंध कब लगा सकते हैं। 3 आधारों पर प्रतिबंध लगता है। यहाँ पर ध्यान देना 3 आधारों पर, कौन कौन से है? लोक व्यवस्था के आधार पर, सदाचार के आधार पर और स्वास्थ्य के आधार पर। यानी कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, 3 आधारों पर ही धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अनुच्छेद 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति समुदाय धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता है, लेकिन 3 आधारों पर इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उक्त आधारों पर, ठीक है। अनुच्छेद 27 में धर्मों की अभिवृद्धि के लिए, यानी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों का स्वतंत्रता, यानी कर देने में, जो धर्म के लोग हैं उनको कर पर टैक्स देने में छूट है। किस अनुच्छेद 27 में आप ध्यान दो, 7वां जो मूलाधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया है। 7वां मूलाधिकार कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। तो 7 ध्यान रखना, 27 में 7 आ रहा है, तो इसमें ध्यान रखना धार्मिक करों में, कर यानी कि पैसा, संपत्ति, तो संपत्ति 7 से 7वां मूलाधिकार समाप्त कर दिया। कौन सा? संपत्ति का। 27 में कौन सा है? कर वाला है, संपत्ति का है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसी तरह आपके अनुच्छेद 28 है, इसी तरह ये आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अंतिम जो है कौन सा है? अनुच्छेद 28। ये किसके बारे में? शिक्षण संस्थानों के बारे में। इसी तरह आपका जो अधिकार है संस्कृति शिक्षा का संबंधित अधिकार, जो आपका 5वां अधिकार है संस्कृति शिक्षा का अधिकार, तो इसमें भी जो आपका लास्ट अधिकार है वो 30वां है, शिक्षा का अधिकार। इसी तरह धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसमें लास्ट कौन सा है? आपका अनुच्छेद 28 है। थोड़ा दिमाग लगाना है आप यहाँ पे याद करने के लिए कि धार्मिक जो शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का जो उपस्थिति देने का जो स्वतंत्रता है वो धार्मिक स्वतंत्रता का लास्ट अधिकार है 28वां। इसी तरह संस्कृत शिक्षा का संबंधित जो अधिकार है उसमें शिक्षा का जो अधिकार है वो कौन सा है? वो आपके लास्टवां 30वां है। यानी कि बहुत सी बार कंफ्यूजन हो जाते हैं कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा उपस्थिति देने में स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है। मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप ध्यान रखना कि आपके धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है 25 से लेकर 28 तक है, तो इसमें शिक्षा का जो अधिकार है वो लास्ट वाला है 28 वाला, और आपके जो संस्कृत शिक्षा का जो अधिकार है उसमें इसका जो अधिकार है वो लास्ट वाला है 30वां, ठीक है। और जो आपके करोगे 27 जो अधिकार है वो आपके 27वां जो आपको याद करवा दिया। इस तरह से आपको यहाँ पर अधिकार याद करने, यहाँ से आपका एक भी अधिकार बाहर जाने वाला नहीं है, आपको छोटे छोटे शब्दों पर आपको ध्यान देना होगा। तो इतना कुछ आपने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो बचे हुए आपके जो मूलाधिकार के बारे में चीजें बची हुई है उनके बारे में विस्तार से और पढ़ेंगे, ताकि आपके पूरा मूलाधिकार का चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।